दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ का मेला जो समाप्त हो चुका है और जो कुछ लोग वहां गुम हो गए थे, कुछ तो वापस आ गए हैं और कुछ का अभी कुछ पता नहीं चल पाया। दोस्तों एक ऐसी महिला जिसकी उम्र 29 साल की होती है, वो 2 फरवरी को कुंभ के मेले जाती है। और दोस्तों फिर क्या होता है, वो 40 दिन के बाद जब वापसी घर पर लौटती है तो फिर क्या होता है, उसके परिवार वाले सन्न रह जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ थी और 40 दिन के बाद आज तुम घर पर कैसे आई। तो वो कहने लगती कि मैं अब सन्यासिन बन गई हूँ और अपनी बेटी को लेने आई हूँ। दोस्तों इसी के बीच सच सामने आता है जिसे आप सुनोगे सुनकर दंग रह जाओगे। आखिर सच्चाई है क्या? नमस्कार, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना आगरा की है। आगरा में एक पति पत्नी और उनकी एक बच्ची रहती। तो एक लड़के का नाम सुरेंद्र होता है, सुरेंद्र की पत्नी का नाम छाया होता है और उसकी 9 साल की बेटी होती है जिसका नाम हंसिका होता है। और इसी तरीके से दोस्तों उसका पति जो होता है सुरेंद्र बहुत ही बड़ा शराबी होता है। छाया जो होती है अपनी जिंदगी को जैसे तैसे गुजर कर रही होती है, क्योंकि उसकी जो शादी होती है वो धोखे से शादी हो जाती है। उसे नहीं पता होता है कि उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी है और उसको अपने खर्चे खुद ही उठाना पड़ते हैं और वो छाया अपनी जिंदगी को जैसे तैसे गुजारने लगती है। दोस्तों इसी के बीच में क्या होता है, फरवरी 2025 से कुंभ का मेला लगने लगता है। तभी कुछ लोग जो होते हैं वहां पर संगम में स्नान करने के लिए जाने लगते हैं। तभी इसी के बीच में उसकी पत्नी सुरेंद्र की पत्नी छाया कहने लगती कि मुझे भी संगम में स्नान करने के लिए जाना है। और इसी तरीके से अपने पति से कहती तो उसका पति कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, अगर तुम जाओ तो किसी पड़ोस पड़ोस वालों के साथ जा सकती हो। जो पड़ोस की महिलाएं जाती हैं उनके साथ वो जाने के लिए ठान लेती है। दोस्तों वो अपनी बेटी 9 साल की बेटी हंसिका को छोड़कर कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुंभ में संगम में स्नान करती स्नान माया के साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य जाते हैं और पड़ोस की महिलाएं भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों सारे लोग जो होते हैं जैसे ही वहां जाते हैं तो माया जो होती है उनको मेले में कुंभ के मेले में उनसे बिछड़ जाती है और उसका कहीं अता पता नहीं चल पाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी माया का कहीं पता नहीं चलता है। बहुत ही थाने में कंप्लेंट की जाती है और इस तरीके से कुंभ में ऐलान कराया जाता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाता कि आखिर माया है कहाँ। दोस्तों इसी की थक हार कर जो मोहल्ले पड़ोस के और कुछ इसके परिवार के जो सदस्य गए होते हैं वो घर पर आ जाते हैं। दोस्तों इसी के बीच में उसकी जो बेटी होती है 9 साल की बेटी, उसको सबसे ज्यादा दुख होता है अपनी माँ के बिछड़ने का। और जो शराबी उसका पति सुरेंद्र होता है, सुरेंद्र को तो किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता है और वो उसी तरीके से शराब पीकर लड़ता झगड़ता है। कुछ तो वो अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को लड़ने झगड़ने लगता है, मोहल्ले पड़ोस वालों को बुरा भला कहने लगता है और कुछ अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहने लगता है और कहने लगता है कि शायद ससुराल वालों की ही सांठ गांठ से जो उसने माया को कहीं खो दिया। तो 12 मार्च को छाया जो होती है अचानक ही घर पर पहुंचती है। तो पहुंचने के बाद घर के सारे सदस्य सुरेंद्र की माता पिता और उसके जो घर के सदस्य होते हैं वो देखकर भौचक्के रह जाते हैं। उसका ऐसा रूप आज तक उन्होंने नहीं देखा था। वो ऐसा लग रही थी, माया ऐसे लग रही थी जैसे कोई सन्यासिन हो, सन्यासिन के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्मार्टफोन होता है और उसके पैरों में पायल थी। अब तो वो और साफ सुथरे कपड़े पहने थी। जैसे ही मेले से वापसी आती 40 दिन के बाद, जैसे ही वो घर पर आती है एक सन्यासी का रूप धारण करके, तो उसके ही रंग रूप कुछ अलग ही हो जाता है और इसी तरीके से घर के सारे सदस्य जो होते हैं भौचक्के रह जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। छाया से उसकी बेटी लिपट लिपट कर रोने लगती है और इसी तरीके से दोस्तों उसके घर वाले उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ थी जब सारे लोग आ गए थे, तुम कहाँ रह गई थी। तो छाया कहती है कि मैंने अब सन्यासिन का रूप धारण कर लिया है और मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। अब मैं यहाँ, मुझे एक पल भी नहीं रहना। जब ये बात उसके शराबी पति से वो कहती है तो उसका शराबी पति कहने लगता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं रहो। तो छाया के सास ससुर जो होते हैं वो पूछने लगते हैं कि आखिर अगर तुम सन्यासिन बन गई हो तो अपनी बेटी को लेकर क्यों जा रही हो, तुम अकेले ही सन्यासिन की जिंदगी काटो। तो वो कहने लगती नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। इस शराबी पति पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसकी जिंदगी का, इसके भविष्य का मुझे ही सोचना है। तो दोस्तों कुछ जैसे ही इस बात की वो जिद करने लगती है तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को शक हो जाता है और सोचने लगते हैं कि आखिर
इसका कहीं ना कोई राज है जो हमें बताना नहीं चाहती है। छाया के सास ससुर जो होते हैं पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है, पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, घर पर लौटी हो और अपनी बेटी को क्यों ले जाना चाहती हो। और जब तुमने सन्यासिन का रूप धारण कर लिया तो तुम वहीं रहो, अकेली रहो, अपनी बेटी को ले जाने का क्या मतलब है। तो वो कहने लगती है, पुलिस वालों से कहती है कि ये तो पति उसका सुरेंद्र वो एक शराबी है और वो उसका भविष्य को खराब कर देगा, इसलिए मैं अपने साथ ले जाऊंगी और वहीं पर इसकी देखरेख करूंगी। दोस्तों जब इनके बीच में ज़्यादा ही मन मुटाव होने लगता है और छाया जो होती है अपनी जिद पर अड़ जाती है और अपने सास ससुर से कहने लगती है कि नहीं, मैं हर कीमत पर अपनी बेटी को ले जाऊंगी। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी सच्चाई को जानने के लिए छाया को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी छाया अपनी सच्चाई को बता देती है और कहती है कि जैसे ही 2 फरवरी को वो संगम में स्नान करने के लिए महिलाओं के साथ जाती है, तो दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे संगम में स्नान करने लगती है, स्नान करने के बाद ये शॉपिंग करने लगते हैं। जैसे कॉस्मेटिक की दुकान होती है, कॉस्मेटिक की दुकान पर ये कुछ खरीदारी करने लगते हैं। दोस्तों जैसे खरीदारी करते हैं वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। कॉस्मेटिक के दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दिनेश होता है और दिनेश जो होता है वो कहने लगता है, आप इतनी भीड़ भाड़ क्यों बनाए रखी हो, मेले का समय है, आगे बढ़ो। इसी के बीच में छाया कहने लगती है कि अगर हम आपका सामान देखेंगे नहीं तो खरीदेंगे क्या। तभी दिनेश जो कहने लगता है कि आपकी बात सही है, लेकिन जल्दी से लो, जल्दी खरीदो और आगे बढ़ो ताकि मेरे नए ग्राहक और आए। दोस्तों इसी के बीच में छाया अपने बड़बोलेपन में कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतना काम नहीं संभाल मिल रहा तो एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। छाया जो होती है अपनी 7 महिलाएं थी उनके साथ पीछे पीछे चलने लगती है। तभी दिनेश जो होता है उसके दिमाग में एक बात आ जाती है और वो सोचने लगता है, क्यों ना हो मैं इसी छाया से, इस लड़की से ही बात कर लूँ, क्योंकि ये मेरे दुकान पर रह सकती है। अगर ये मेरे दुकान पर कॉस्मेटिक की दुकान पर रहेगी तो मेरी बिक्री कुछ ज़्यादा ही होगी और कुछ ज़्यादा ही सामान बिकेगा। जाकर छाया को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर सकती हो, तुम मेरी दुकान पर रह लो, मुझे भी नौकर की जरूरत है। छाया जो होती है वो सोचने लगती है कि हाँ, बात तो ये सही कह रहा है कि इसका पति जो है सुरेंद्र वो कोई काम धाम तो करता नहीं है, कमाना धमाना तो सिर्फ छाया को ही होता है और वो अपनी बच्ची का लालन पालन करती है। वो सोचने लगती है कि जब तक मेला है वो उसकी दुकान पर रहकर अच्छी आमदनी कर सकती है, जब उसका पैसा जुड़ जाएगा तो वो घर चली जाएगी। यही सोचकर वो दिनेश के साथ कॉस्मेटिक की दुकान पर लग जाती है। दोस्तों कॉस्मेटिक की दुकान पर जैसे ही लग जाती है उसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगती है। अब दिनेश जो होता है उसको 500 रुपये पर दिहाड़ी देने लगता है और खाना खर्चा भी देने लगता है। जैसे ही शाम का समय होता है दिनेश जो होता है उसने एक रूम लिया होता है, वो अपने रूम पर चला जाता है और जो छाया जो होती है वो एक कैंपों में चली जाती है, जो महिलाओं के कैंप होता है, महिलाओं के कैंप में वहीं सो जाती थी। दिनेश एक दिन छाया से कहता है कि तुम उस कैंप में क्यों जाती हो, तुम चाहो तो मेरे कमरे में रह सकती हो। लेकिन इसी के बीच में छाया भी अपना मन बना लेती हो, कहती है अगर तुम मुझसे कहते कि मैं तुम्हारे कमरे पर सो जाऊं तो मैं सो जाती, लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे कहा ही नहीं था। अब इसलिए छाया जो दिनेश पर लट्टू होने लगी थी। दिनेश जो था वो सुलझा हुआ और ईमानदार आदमी होता है और दिनेश अपने बारे में बताने लगता है कि वो उसकी एक पत्नी थी, उसकी तलाक हो चुका है, अब वो अकेला रहता है। और इसी तरीके से उस छाया से पूछता तो छाया कहती कि उसका एक शराबी पति है और एक लड़की है। अब वो कहती कि मुझे अपनी ज़िंदगी का गुजारा खुद ही करना पड़ता है और अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना भी खुद ही करना पड़ता है और शराबी पति तो कुछ ही नहीं करता है। दिनेश कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ हो जाओ और मेरे साथ घर चलो, मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी मैं लाइफ बना दूंगा। इसी छाया छाया ये बात सुनती है तो छाया को ये बात बहुत पसंद आती है। वो कहती है अगर तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो मैं राजी हूँ और उसके घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद जैसे ही मेला खत्म हो जाता है, कुंभ के मेला समाप्त होने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों जैसे दिनेश अपने घर पर पहुंचता है अपने माता पिता से कहता है कि मैंने छाया से शादी कर ली है और यही मेरी पत्नी है। तो उसके घर वाले, उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम कब तक अकेले अपनी ज़िंदगी को काटते, इसलिए तुमने शादी कर ली और छाया बहुत अच्छी लड़की है, दिखने बारने में अच्छी होती है। दोस्तों छाया एक दिन कहने लगती है कि मैं अपने शराबी पति को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर आना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों दिनेश दिनेश कहने लगता है कि ये कैसे संभव है, अगर तुम अपनी बेटी को लेने जाओगी तो उसके घर वाले राजी नहीं होंगे और कहेंगे कि तुम अपने पति को
छोड़कर कहाँ जा रही हो। छाया जो होती है सन्यासिन का रूप धारण करके सुरेंद्र के घर पर पहुंचती है और सुरेंद्र घर पर जैसे ही पहुंचती है तो उसके घर पर देखने वालों का तांता लग जाता है और उससे सवाल जवाब होने लगते हैं। उसकी बेटी जो होती है, उसकी बेटी हंसिका जो होती है, दोस्तों उसकी बेटी 9 साल की हंसिका होती है, वो अपनी माँ छाया से लिपट कर रोने लगती है। उसको अपनी माँ की बहुत याद आती थी और इसी तरीके से वो अपनी कहती है कि मैंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासिन का रूप धारण कर लिया और मैं हमेशा सन्यासिन रहूंगी और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और ये बेटी मेरे साथ ही रहेगी। दोस्तों उसके घर वाले जो होते हैं वो राजी नहीं होते हैं और तभी जब माया छाया जो दोस्तों जब छाया जब ज़्यादा प्रेशर डालती है तभी इसी के बीच में उसके सास ससुर जो होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है। वो कहती है तभी छाया जो होती है अपनी सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि ये पति जो है वो उसका बहुत बड़ा शराबी है और उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। अपनी बेटी का लालन पालन भी वहीं करती थी। अब इसलिए मुझे एक ऐसा पति मिल गया है जो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, मुझे अच्छा खर्चा देता है। अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और मैंने उससे शादी भी कर ली है। पुलिस जो होती है अब दिनेश को बुलाती है, दिनेश की बारे में हिस्ट्री निकालती है, मोहल्ले वालों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है दिनेश बहुत ही भला आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। तभी पुलिस जो होती है उनका फैसला कर देती है और दिनेश को वो बेटी सौंप देती है और दिनेश के साथ रहने के लिए पुलिस अनुमति दे देती है। अब जो सुरेंद्र होता है वो कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है,